हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये आखिरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो आज हम करने वाले हैं। इसके बाद दो वीडियो और आएगी जिसके अंदर मैं इन्हीं तीन चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लगभग 4 से 5 साल के क्वेश्चंस ले लूंगा और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू मैं आज के अंदर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा खत्म करके दे रहा हूं। कल आप इंग्लिश का पेपर दे के आए, आपने अच्छे से नेशनल इनकम कर लिया, उसके पीवाईक्यू एमसीक्यू डन कर लिए। आज सुबह मैंने आप लोगों को मनी बैंकिंग और एडीएएस अच्छे से करा दिया रिवीजन, उसके पीवाईक्यू उसके एमसीक्यू करा दिए। और अभी लास्ट में हम जो करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर के सारे रिवीजन करेंगे अच्छे से, तीन के तीन चैप्टर का, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रेट हो, बजट हो, चाहे बीओपी हो, फिर इसके सारे के सारे पीवाईक्यू फिर एमसीक्यू। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर है, कोशिश करूंगा 100 मिनट्स के अंदर तीनों के तीनों चैप्टर को अच्छे से करा दूं, इन डेप्थ में सारे के सारे जो भी एनसीईआरटी की वर्ड्स हैं उनको लेने के बाद। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट होता क्या है? एक एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट पेमेंट, यानी एक्सपेंडिचर। उसका एक एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट बनाते हैं कि सरकार के होने वाले कौन कौन से खर्चे हैं साल भर में, सरकार के होने वाली कौन सी कमाई है साल भर में, उसको एक पेपर पे लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। हर गवर्नमेंट बजट बनाती है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को यूनियन बजट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो फरवरी महीने की पहली तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किया जाता है। और करेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्री निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो जो बजट है वो हमेशा जो है प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा 1 फरवरी को। पहले डेट अलग थी, फरवरी के एंड में करते थे, लेकिन फिर 1 फरवरी को। और हर साल सरकार जो है अपना बजट बनाती है, और कैसी भी गवर्नमेंट हो हर कोई बजट बनाता है, म्युनिसिपैलिटी से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है, इसमें सरकार पूरा बताती है क्या क्या खर्चे कहाँ कहाँ करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है, कहाँ कहाँ से कमाई होने वाली है, टैक्स रेट कितने बढ़ने वाले हैं, कितने घटने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें बजट से महंगी होंगी, सस्ती होंगी, सारी की सारी, किस पे टैक्स कम, किस पे ज्यादा, किसको एग्जाम किया जाएगा, सब कुछ बताया जाता है। मतलब बहुत बड़ा दिन होता है और हर कोई टीवी पे बैठा रहता है, न्यूज़ देखता रहता है कि भी क्या बजट में क्या हुआ। बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, स्टॉक मार्केट बहुत अप या डाउन जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन सरकार की पॉलिसी। तो जो बजट है सिर्फ खर्चे और कमाई का ब्यौरा नहीं देती, बजट इकोनॉमिक पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन जाता है। बजट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 112, जो प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के आगे कि भैया बताना है। यह आर्टिकल 112 ध्यान रखना, एनसीईआरटी से डीप पूछेगा तो ये पूछ सकता है, हालांकि सीयूईटी में पूछा जा चुका है। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इन इंडिया, आर्टिकल 112, टू प्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रेस्पेक्ट टू एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो ये उनकी मजबूरी है। आर्टिकल 112 बताता है कि भैया आपको प्रेजेंट करना है पार्लियामेंट के सामने, पूरा देश देखेगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकारी क्या क्या कमाई होने वाली है, क्या खर्चे होने वाले, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं बजट को। देयर इज अ नीड देयरफॉर टू हैव टू अकाउंट्स। बजट के अंदर दो अकाउंट होते हैं, दो रिलेटेड टू द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि रेवेन्यू बजट जो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड रहते हैं, आर ओनली इंक्लूड इन द रेवेन्यू अकाउंट, आर कॉल्ड रेवेन्यू बजट। और जो एसेट और लाइबिलिटी की बात करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो दो तरह के बजट होते हैं, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल बजट के अंदर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट। तो ये सारी चीजें सरकार को बतानी होती हैं। अब बजट बनाने के 4 ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट में मेरा याद कर लेना, मेरा मीरा जो पढ़ना है पढ़ लो, MERA। एम फॉर मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सरकार जो देश है ना उसके अंदर बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, सरकारी कंपनीज जो ओन बाय गवर्नमेंट, 51% से ज्यादा शेयर उन कंपनी की सरकार के पास है। तो उन सारी कंपनीज का मेन मोटो सोशल वेलफेयर करना है। तो जब बजट बनाते हैं तो देखते हैं क्या वो कंपनी रियली में सोशल वेलफेयर का काम कर रही है, अगर हाँ कर रही है तो उनको सरकार फंड देती है, उनको सरकार एलोकेट करती है पैसा। लेकिन अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही तो सरकार उनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है। तो बजट जब बनाया जाता है तो जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज उनको मैनेज किया जाता है, अच्छा काम कर रही हैं तो उनको और फंड दिया जाता है, नहीं तो उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये जो मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर ना एक पॉइंट आता है पब्लिक गुड्स का। पब्लिक गुड्स मतलब जो सरकार द्वारा आम जनता को दिए जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक
गार्डन हो गया, सरकारी सर्विसेज हो गई, इसको बोलते हैं पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स रेफर्स टू अ कमोडिटी और सर्विस अवेलेबल टू एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी। ध्यान रखना एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपको एनसीईआरटी भी ना पढ़नी पड़े, इसीलिए मैं उन टॉपिक्स को यहां पे कवर कर रहा हूं। These services are usually government run services that are collectively funded through the taxation। तो सरकार जो आपको सड़क देती है, बिजली पानी की व्यवस्था देती है, लॉ एंड ऑर्डर देती है ना, डिफेंस सर्विसेज हमारी कंट्री को मिल रही है, तो वो सब सरकार दे रही है किसके पैसों से? टैक्स पेयर के पैसों से। टैक्स सरकार को हम देते हैं ना, हम कहते हैं ना हम टैक्स देते हैं, हमें क्या मिलता है? तो जो पुलिस की सर्विसेज है या जो आर्मी की सर्विसेज है या फिर लॉ एंड ऑर्डर पूरे कंट्री के अंदर मेंटेन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के पैसे से ही हो रहा है। ऑल्दो अगर सरकार को 100 रुपए टैक्स जाता है तो काम में 5 रुपए लगता है, बाकी 95 करप्शन में लग जाती है, बट लेकिन हाँ ये होता यही है, इसी तरीके से काम है। पब्लिक गुड्स इंक्लूड लॉ इन्फोर्समेंट, नेशनल डिफेंस, स्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ, ऑल्सो मोर बेसिक गुड्स लाइक क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग फैसिलिटी जनता को प्रोवाइड करना, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल। पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल नेचर। द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन इस पेज का, जो पब्लिक गुड्स होता है ना, वो नॉन राइवलरस है और नॉन एक्सक्लूडेबल है। नॉन राइवलरस मतलब क्या होता है कि अगर एक इंसान को उसकी फैसिलिटी मिल रही है तो वो दूसरे के लिए कम नहीं होगा, दूसरे को भी पूरा मिलेगा। अगर मेरे घर चोरी हो गई तो पुलिस ये नहीं कह सकते भैया हम पड़ोसी घर में चोरी का रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप जाओ, बाद में भी अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं कह सकती। जो पब्लिक गुड्स है वो सबके लिए अवेलेबल है, यानी कि ऐसा नहीं है कोई एक यूज करेगा तो दूसरे के लिए कम हो जाएगा। वो 1% कंजप्शन ऑफ अ गुड डजंट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर कंजप्शन फॉर अदर पर्सन, यानी एक इंसान अगर उसे कंज्यूम कर रहा है दैट डजंट मीन कि दूसरे के लिए वो चीज कम हो गई, राइट। नॉन एक्सक्लूडेबल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्ट्रीट लाइट। हर कोई चल रहा है, सबको यूज कर रहे हैं, सबको ही मिल रहा है। पब्लिक गार्डन हो गया, सबको ही इसकी फैसिलिटी मिल रही है। नॉन एक्सक्लूडेबल यानी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे पब्लिक गुड्स को हम एक्सक्लूड कर दें किसी के लिए। लाइक आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपके घर के आगे सड़क बनेगी, दूसरा टैक्स नहीं पे कर रहा तो उसके घर के आगे सड़क नहीं बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसको बिजली की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स देयर इज अ नॉन फिजिबल वे ऑफ एक्सक्लूडिंग anyone from enjoying the benefit of such goods. It is difficult and sometimes impossible to collect fees for the public goods. आमतौर पे पब्लिक गुड्स के लिए फीस नहीं ली जाती। These non-paying users are also called free rider. इन्हीं लोगों का कहा जाता है फ्री राइडर कहा जाता है। एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ट्रू फॉल्स या असर्शन रीजन के फॉर्मेट में आपको पूछा जा सकता है, बी केयरफुल। एक लाइन मैंने पढ़ा दिया आपको। However, there is a difference between public provision और public production. अब पब्लिक प्रोविजन क्या होता है, पब्लिक प्रोडक्शन क्या होता है? पब्लिक प्रोविजन मींस दैट दे आर फाइनेंस थ्रू द बजट। तो जो बजट में फंड अलोकेट किया जाता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविजन एंड कैन बी यूज विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट। Public goods may be produced by the government for the private sector when goods are produced directly by the government। सरकार डायरेक्टली, गवर्नमेंट अगर सामान बनाती है, कोई भी सामान का प्रोडक्शन डायरेक्टली सरकार करती है, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोडक्शन। तो मेन जो ये दो लाइन है आपको याद रखना, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस। तो बजट के 4 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर पब्लिक गुड्स के अंदर पढ़ लिया, नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल। अगला है ई फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सरकार की जिम्मेदारी है कि बजट के थ्रू सरकार कंट्री में होने वाले एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करे। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो बजट के थ्रू सरकार टैक्स को बढ़ा देती है, डिफ्लेशन में टैक्स रेट कम करती है। इन्फ्लेशन में सरकार अपने खर्चे कम कर देती है, डिफ्लेशन में सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है। तो इस तरीके से सरकार इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने का काम भी करती है थ्रू बजट, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम। तीसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। गरीब अमीर के बीच का जो फासला है ना उसको सरकार कम करती है, रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गरीब लोगों को सब्सिडी दी जाती है जबकि अमीर लोगों पे हैवी टैक्स चार्ज किया जाता है। जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना हाई रेट ऑफ टैक्स आपको देना पड़ेगा। आपके टैक्स के स्लैब बने होते हैं, जितना ज्यादा कमाते चले जाओगे हायर स्लैब से अप टू 30% तक आपकी इनकम का आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लाइक अगर आप 1 करोड़ टैक्स कमा रहे हो तो लगभग 30%, 70 लाख, थोड़ा सा हटा दी जाए तो मान लो 65 लाख के अराउंड आपको टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, 30%। उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो सरकार इक्विटी को प्रमोट करना चाहती है, गरीब की इनकम को बढ़ाना चाहती है, अमीर की इनकम को कम करना चाहती है। तो अमीर की इनकम को कम करने के लिए टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बना दिया जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या? ग्रेटर बर्डन दिया जाता है रिचर सेक्शन पे, जो जितना अमीर होगा उस पर ज्यादा टैक्स का बर्डन दिया जाएगा और गरीब लोगों को सब्सिडी दी जाएगी।
और टैक्स फ्री कर दिया जाएगा उनका। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कंपनी बीड़ी सिगरेट तंबाकू जैसी चीजें बनाती है उन पे हैवी टैक्स लगाओ, और जो कंपनी अच्छा सामान बनाती है, खादी का प्रोडक्ट बना रही है, नेसेसरी ड्रग फूड आइटम बना रही है, उन पे सरकार क्या करती है, लो टैक्स देती है। जहां कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रहा वहां पे कोई फैक्ट्री खोलता है रूरल एरिया के अंदर, सरकार उनको सस्ते में जमीन देती है, बिजली भी कंसेशन रेट पे उनको देती है, लोन भी देती है उनको, है ना। तो सरकार ऐसी कंपनियों को जो है वो प्रमोट करती है, और जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू जैसी हैजर्डस गुड्स बनाती है सरकार उनके लिए हैवी टैक्स चार्ज करती है, उसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो 4 पॉइंट है MERA। अब बजट का क्लासिफिकेशन एज पर NCERT, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। रेवेन्यू रिसीट 2 टाइप के होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स भी 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू NCERT है। ये हो गया रेवेन्यू और कैपिटल बजट के बेसिस पे। लेकिन अगर हम डिफरेंस देखें बजटरी रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, तो बजटरी रिसीट्स क्या होता है, सरकार की साल भर में जहां से जो भी जितनी भी कमाई सरकार की होने वाली है उसको बोलते हैं बजटरी रिसीट। सरकार के पास से जो भी खर्चा होने वाला है उसको बोलते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर। सरकार की सारी रिसीट्स बजटरी रिसीट्स है, सरकार के सारे खर्चे बजटरी एक्सपेंडिचर है। अब जो ये बजटरी रिसीट्स है फर्दर 2 पार्ट में है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। ध्यान रखना, रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स होती है सरकार की जिससे सरकार की कोई भी एसेट्स ना कम होती है और ना ही कोई भी लायबिलिटीज बढ़ती है। फ्री का पैसा है, लाइक टैक्स का पैसा मिल गया, इंटरेस्ट, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी जो सरकार को मिल रहा है वो सरकार का रेवेन्यू रिसीट्स है। सरकार की कोई भी एसेट्स कम नहीं हो रही, कोई भी कर्जा बढ़ नहीं रहा, फ्री का पैसा हो गया। लेकिन कैपिटल रिसीट्स सरकार की ऐसी रिसीट्स है, लेकिन पैसा आने के साथ साथ या तो आपकी एसेट्स कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, नहीं तो कोई ना कोई कर्जा तुम्हारा बढ़ जाएगा। मेन पॉइंट है, पेपर में आता है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट मैंने बता दिया, दीज आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट। ना ही कोई एसेट्स कम होता है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। रेवेन्यू रिसीट्स फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किए जाते हैं, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स से आने वाला पैसा, सरकार के पास टैक्स से जो भी पैसा आ रहा है वो टैक्स रिसीट्स है। टैक्स के अलावा सरकार के पास जो भी पैसा आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रिसीट। अच्छा, ये लाइन NCERT की है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स डू नॉट लीड्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के पास आप इस पैसे, सरकार को आप टैक्स देते हो ना, सरकार से कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, हेंस दीज टर्म्स आर नॉन रिडीमेबल। तो कौन सा ऐसा रिसीट्स है जो नॉन रिडीमेबल है, नॉन क्लेमेबल है, वो रेवेन्यू रिसीट्स है। मैं सरकार को टैक्स पे करता हूं, लेकिन मैं सरकार से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता फालतू जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पक्की सड़क, बिजली, पानी आपको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, सरकार मेरे को कुछ भी फालतू नहीं देगी कि मैं टैक्स को सरकार को मैं टैक्स पे कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब टैक्स रिसीट्स, दो रेवेन्यू रिसीट्स है, फर्दर 2 पार्ट है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स से आने वाला पैसा टैक्स रिसीट्स है। टैक्स होता क्या है, कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। किसी ना किसी लॉ के है, लाइक GST का एक्ट है, इनकम टैक्स का एक्ट है, तो हम टैक्स पे करते हैं। टैक्स फर्दर आर 2 टाइप्स, है ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और जनता से जो टैक्स सरकार वसूलती है ना, जनता को कुछ नहीं मिलने वाला उसका, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दिस आर दोस टैक्स द पर्सन हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स डज हिमसेल्फ डिपॉजिट इट विद गवर्नमेंट। जिसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया है वो इंसान खुद ही सरकार को टैक्स जमा कराएगा, इसीलिए वो डायरेक्ट टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स है, मेरी बात समझना, इनकम टैक्स जो मैं कमाता हूं, मेरी इनकम पे मुझे ही टैक्स देना है भैया, और कोई नहीं देगा। लेकिन जो GST होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, सरकार हम पे लगाती है। हम कोई 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं, सरकार कहती है 18 रुपए टैक्स दो, तो हम 100 का सामान 118 का बेचते हैं और आपसे 118 लेके 100 अपनी जेब में रखते हैं और 18 सरकार को टैक्स दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, यानी आपका पैसा सरकार के पास गया लेकिन हमारे थ्रू गया इनडायरेक्टली, इसीलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मैं खुद सरकार को दे रहा हूं डायरेक्टली। इनडायरेक्ट टैक्स सरकार के पास जा रहा है दुकानदार से, लेकिन कस्टमर से लेके जा रहा है, तो कस्टमर से चला गया किसके पास, सरकार के पास, बट इनडायरेक्ट गया, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इसका जो बर्डन है ना वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जो मेरे पे लग गया टैक्स मुझे ही पे करना है, और आप अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते किसी और से। और ये आमतौर पे प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बच्चे, प्रोग्रेसिव। और एक बात और बताता हूं, अभी आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो ना, आपका दिमाग ना बिल्कुल फोकस होना चाहिए इसी चैप्टर के अंदर। यानी कि जब अभी कभी भी एग्जाम गैप में आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिमाग बहुत अस्थिर रहता है, भागता है यहाँ वहां। आप बिल्कुल शांत रहो, अच्छे से पूरा का पूरा ट्रस्ट करो। मैं बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से एक एक चीज पढ़ाता हूँ, 1 मिनट का भी मैं वेस्ट नहीं करता क्लास में टाइम। ये तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। जब आप एक चैप्टर को याद कर रहे हो या एक चैप्टर की वीडियो देख रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो तन मन धन से आप उसी चैप्टर को पढ़ो और कुछ भी मत सोचो, ठीक है।
सो बर्डन ऑफ दिस टैक्सेस आर नॉट शिफ्टेबल, आप किसी और के ऊपर बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, और ये प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाएगा टैक्स का हाईएस्ट स्लैब आपके ऊपर लगता चला जाएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर आप 5 लाख तक कमाते हो तो फ्री, 5 से 8 कमाते हो 10%, 8 से 12 कमाते हो तो 20%, 12 से ऊपर कमाओगे तो 30%। जैसे जैसे ज्यादा कमाओगे तो आपको एक्स्ट्रा इनकम पे हाई रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। और डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल के इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। ठीक है, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया। अच्छा, ये जो गिफ्ट टैक्स है और वेल्थ टैक्स है, इनको पेपर टैक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपर टैक्स, क्योंकि इस पर टैक्स जो निकलता है ना बहुत कम निकलता है। मैं बता दूं, गिफ्ट देने पे भी टैक्स है और संपत्ति कर भी है भारत के अंदर। ठीक है, अगर मैं आप किसी को 50,000 से ऊपर का गिफ्ट देता हूं तो भैया उस पर भी टैक्स है, बशर्ते वो शादी का ना हो, फैमिली मेंबर्स को ना हो। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स, और पता चलता नहीं सरकार को, पता कैसे चलेगा? खुद सोचो ना, आपने किसी गिफ्ट दे कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलता, इसलिए इसका टैक्स ना के बराबर है। तो कुछ ही लोग होते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, किसी को कहीं 50 करोड़, 100 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ गिफ्ट दिया, वो चीज आ जाती है दायरे में कई बार, अदरवाइज कहाँ आता है? और गिफ्ट तो इतने का तो ना लेन देन हमारे रेंज में ही नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है द पर्सन हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स डजंट हिमसेल्फ डिपॉजिट विद गवर्नमेंट, खुद जमा नहीं कराता है। इसका जो बर्डन है शिफ्टेबल है, ग्राहक के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है और इसका पैसा ग्राहक से रिकवर कर लिया जाता है। ये रिग्रेसिव है, सबके लिए सेम है। 100 रुपए का पिज्जा तुम खरीदोगे, तुमको पड़ेगा 105 रुपए का। मुकेश अंबानी जी खरीदेंगे तो उनको भी कितने का पड़ेगा? 105 रुपए का। अमीर गरीब सबके लिए सेम है। जीएसटी है, ये लगान है एक तरीके का, सबके लिए सेम है। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी इसके एग्जाम्पल है। क्योंकि पेपर में ना कई बार ऐसा भी आता है, आपको पूछा जाता है कि पहचानो कि डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, या डिफरेंस पूछ लिया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में, तो ऐसे चीजें आती हैं। तो पहला हो गया टैक्स रेवेन्यू के अंदर, दूसरा नॉन टैक्स फीस है, फाइन है, पेनाल्टी है, इंटरेस्ट है, इनकम फ्रॉम पब्लिक कंपनी, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी। स्टेट, स्टेट मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हो गई, उसकी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं है। अगर किसी की मृत्यु हो गई, भाई देखो इंसान मरने से पहले सारा खर्चा तो कर नहीं पाएगा क्योंकि मौत कब आ जाए कुछ नहीं पता, तो इंसान पैसे तो बचा के चलता है कुछ ना कुछ। तो मरने से पहले उसकी मान लो बहुत सारी संपत्ति थी, वो कौन खाएगा? कोई है नहीं, उसका कोई बच्चा नहीं, कोई वारिस नहीं, कोई लीगल हायर नहीं, तो वो सारा सरकार रख लेती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं स्टेट। और ऐसा सरकार के पास बहुत कलेक्शन आता है, कि बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कोई नहीं होता, तो काफी पैसा कोई लड़े ना सरकार खुद रख लेती है, कहते हमें दे दो चलो। तो फीस हो गया, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, और बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटी सरकार, पासपोर्ट, पेन बनाती है, सबके फीस लगते हैं ना, उसका खर्चा सरकार को मिलता है, हमारी तरफ से जाता है। फाइन है ना, चालान कटता है जो, वो सारा का सारा पैसा जो मिलता है। इन कॉन्ट्रावेंशन लॉ, कानून का उल्लंघन किया, कोर्ट फीस वगैरह पे जो खर्चा जमा हुआ, तो वो सारा का सारा सरकार को मिलता है। सरकारी कंपनीज है, इंडियन रेलवे, भिलाई स्टील प्लांट, इंडियन ऑयल, और सरकार ने कोई लोन दे रखा है, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सारा का सारा रेवेन्यू रिसीट्स है। क्यों रेवेन्यू रिसीट है? सरकारी कोई एसेट्स ना कम हो रही है ना कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, तो फ्री का रिसीट है सरकार के पास। अगला क्या है? कैपिटल रिसीट। ये वो रिसीट्स है जिससे कोई ना कोई सरकार के एसेट्स जो है वो कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। इसके 3 कॉम्पोनेंट है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। तो रिकवरी ऑफ लोन, आपने किसी को लोन दिया था तो आपकी बैलेंस शीट में वो किधर दिखेगा? एसेट साइड। रिकवर कर लिया आपने तो वो कम हो जाएगा। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था तो वो बैलेंस शीट में किधर दिखेगा? एसेट साइड। उस इन्वेस्टमेंट को बेच दोगे तो आपके एसेट्स कम हो गए, एसेट्स खत्म हो गए। या फिर आपने जो है उधार ले लिया, लोन ले लिया, लोन लेने से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इससे लायबिलिटी बढ़ेगी और इन दोनों से एसेट्स घट जाएगी। इसीलिए ये इकलौता ऐसा रिसीट है जिसको बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ये इकलौता ऐसा रिसीट है जिसको बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, बोरोइंग्स को बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। अब इसका डिफरेंस है, तो पहला आ जाता है मीनिंग, वही कि एसेट्स ना कम होती ना लायबिलिटी बढ़ती, यहाँ पे एसेट्स कम होगी तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। रेकरिंग बार बार होता है, ये नॉन रेकरिंग कभी कभी होता है। ये जो है वो नॉन डेट क्रिएटिंग है, और इसके अंदर जो बोरोइंग्स है वो डेट क्रिएटिंग होता है। इसके एग्जांपल टैक्स रिसीट्स, फीस, फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, और ये रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स और बोरोइंग। और जो टोटल रिसीट्स है उसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। ये सारे के सारे वही फॉर्मूले आ गए हमारे, टोटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल रिसीट के 3 कंपोनेंट है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स और बोरोइंग्स। ठीक है, और जिसमें से ये दोनों जो है इनको बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, ये होता है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ध्यान रखना, ये दोनों नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। अगला आता है बजटरी एक्सपेंडिचर। सरकार के साल भर के जो भी खर्चे हैं वो बजटरी एक्सपेंडिचर है, वो 2 पार्ट के अंदर है हमारा। सबसे पहला है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का ऐसा खर्चा है ना जिससे सरकार के पास ना कोई एसेट आ रही है ना कोई लायबिलिटी कम हो रहा है। खर्चा तो हो रहा है
पर हमारा कोई कर्जा कम नहीं हो रहा, ना कोई लायबिलिटी, ना कोई एसेट्स हमारे पास आ रही है। फ्री फंड का सरकार का खर्चा हो गया, जैसे ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, गिफ्ट डोनेशन, चैरिटी, डिफेंस सर्विसेज पे कोई खर्चा किया है सरकार ने, जो वेजेस भरे हैं, बिल पे, टैक्सेस के लिए जो कलेक्शन के लिए सरकार ने खर्चा किया है, ये सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे सरकारी कोई एसेट नहीं बनती है, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है, फ्री फंड का खर्चा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है सरकार का विच लीड्स टू रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी, या तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम होगी सरकार को, नहीं तो कोई ना कोई एसेट सरकार की बढ़ेगी। फ्री का खर्चा नहीं है, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, इक्विपमेंट खरीदी, स्कूल, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर बनवाया, या फिर आपने किसी को लोन दिया, या फिर आपका पुराना लोन था आपने रीपेमेंट किया, तो लायबिलिटी आपकी कम हो गई। शेयर्स खरीदा, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, किसी फॉरेन कंपनी को खरीदा, सुपर कंप्यूटर खरीदा, जेट्स खरीदे बाहर से, है ना, कोई टेक्नोलॉजी खरीदी बाहर से, बुलेट ट्रेन की, वो सारी की सारी चीजें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने से बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी खरीदी, पैसा तो गया, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी भी आई आपके पास। डिफरेंस तो सबसे पहला मीनिंग हो गया, अगेन ये रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है। ये सरकार को डेली चलाने के लिए खर्चा किया, देश को चलाने के लिए सरकार की नॉर्मल फंक्शनिंग पे खर्चा है, और ये जो खर्चा होता है ये एसेट्स को एक्वायर करने में और लोन देने के लिए खर्चा होता है। एग्जाम्पल की बात करें, इंटरेस्ट, सब्सिडी, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, डोनेशन, पेंशन, ये सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मशीन खरीदना, स्कूल, हॉस्पिटल बनवाना, लोन रीपे करना, ये सारा का सारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट तीन टाइप के होते हैं बच्चे। सबसे पहला सरप्लस बजट, जहां पे सरकार की रिसीट्स ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। डेफिसिट बजट, खर्चा ज्यादा है, रिसीट्स कम है। और बैलेंस बजट, जहां सरकार का टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों बराबर है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, ध्यान रखना, सरकार सरप्लस बजट बनाती है, सरकार जनता से कलेक्शन ज्यादा करती है। कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, तो सरकार अपने खुद ही खर्चे ज्यादा करती है ताकि जनता के पास पैसे ज्यादा पहुंचे, और सरकार रिसीट्स कम लेती है। अभी जो बजटरी डेफिसिट है उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। और ये जो बजटरी डेफिसिट है फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाइड है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इस फिस्कल डेफिसिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। जो फिस्कल डेफिसिट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। अच्छा, अब जो रेवेन्यू डेफिसिट है जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, इसके इंप्लीकेशंस देखते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट के इंप्लीकेशंस क्या होंगे अगर कंट्री के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, तो उसका इंप्लीकेशन यानी उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो ध्यान से समझना बेटा, जो रेवेन्यू डेफिसिट है ना, ये सरकार के डे टू डे खर्चे और डे टू डे कमाई से रिलेटेड है, रेकरिंग है, साल भर में सरकार के होने वाले खर्चे और कमाई, वो चीज का डिफरेंस सरकार दिखाती है रेवेन्यू डेफिसिट के थ्रू। और रेवेन्यू डेफिसिट में जो खर्चा होता है सरकार का, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, मेंटेनेंस पे होता है। अगर हाई रेवेन्यू डेफिसिट है, सरकार को एक वार्निंग सिग्नल मिल जाती है, या तो सरकार अपने खर्चे कम करे या टैक्सेस को बढ़ा दे। इंडिया एक लेस डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग स्टेज में है, तो बहुत सारे लोग गरीब है, तो उनसे हाई टैक्स तो लिया नहीं जा सकता। और देश तो बन रहा है, आजादी के 80 साल भी पूरे नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं सरकार काफी खर्चा कर रही है देश को बनाने में, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, झुग्गियां हटाना हो, गरीबी खत्म करना हो, हर जगह बिजली पानी की व्यवस्था देनी हो, सरकार काफी खर्चा कर रही है इसके ऊपर। सरकार खर्चा कम कर नहीं सकती, रिसीट सरकार बढ़ा नहीं सकती, लोग अभी गरीब है, टैक्स हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो सरकार इस सिचुएशन से उभरने के लिए टू कंपेल टू कोप विद हाई रेवेन्यू डेफिसिट, सरकार क्या करती है, बोरोइंग करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। दो रास्ते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट से निपटने के लिए, बचने के लिए सरकार क्या करती है, बोरोइंग करती है और डिसइन्वेस्टमेंट करती है। बोरोइंग से सरकार की लायबिलिटी बनती है, जबकि डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार की एसेट्स कम हो जाती है। फिस्कल डेफिसिट सरकार की बोरोइंग है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। कैपिटल रिसीट के अंदर तीन चीजें आती हैं, बोरोइंग को छोड़ के सब कुछ घटा दो, मतलब नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट घटा दो, टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट घटा दो, और कैपिटल रिसीट्स में से अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट दोनों घटा दोगे सारा का सारा, तो उसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसीट घटाओगे और कैपिटल रिसीट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग घटाओगे, तो जो आएगा उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब टोटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू प्लस कैपिटल लिख सकते हो, रेवेन्यू रिसीट को रेवेन्यू रिसीट, और कैपिटल रिसीट में दो चीजें आती हैं बोरोइंग को छोड़ के, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। एक और फॉर्मूला होता है, अगर ये स्पेशल फॉर्मूला है, ध्यान समझना, अगर तुम्हें क्वेश्चन में बजटरी डेफिसिट गिवन हो और तुमको फिस्कल डेफिसिट पूछे, तो बजट डेफिसिट में बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी को ऐड करोगे, तब आएगा फिस्कल डेफिसिट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या आएगा, नेट बोरोइंग्स एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। ये भी ध्यान रखना, एक डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है, यानी ग्रॉस जो बोरोइंग है वो इन तीनों को मिला के आता है, बोरोइंग एट होम, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग, इन तीनों को मिलाएंगे तो आएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट सिर्फ ये बताता है कि भाई तुम्हारे ऊपर कर्जा कितना है।
ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले इट कॉजेस इन्फ्लेशन। जितना ज्यादा सरकार का फिस्कल डेफिसिट है मतलब उतना ज्यादा सरकार ने उधार लिया है। उधार लेंगे तो पैसा देश के अंदर ही फ्लो होगा ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। जिस देश से उधार लेंगे उस पर हम लोग डिपेंड होते चले जाएंगे और हमारे फ्यूचर जनरेशन के ऊपर इंटरेस्ट के साथ लोन को पे करने का बर्डन भी आता चला जाएगा। और इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज इंक्रीज इन बोरिंग। फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो बोरिंग बढ़ेगा, बोरिंग बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा और रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। इसको डेट ट्रैप बोलते हैं। मतलब फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा इसका मतलब बोरिंग ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा, इंटरेस्ट ज्यादा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा, यानी सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने से आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो भी बढ़ता है, डायरेक्टली दोनों साथ साथ चलता है, तो इसे डेट ट्रैप की तरह कह सकते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में से बस इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे। कौन सी इंटरेस्ट? नेट इंटरेस्ट पेमेंट। जो इंटरेस्ट आपको मिला माइनस जो आपने पे किया, जो भी नेट इंटरेस्ट हम लोगों को पे करना होता है वो नेट, मतलब 100 रुपए पे करना है, 20 तो हमें मिल गया तो यहाँ पे 80 हम माइनस करेंगे, नेट इंटरेस्ट पेमेंट, वो आ गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि फिस्कल डेफिसिट बोरिंग रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दिखाता है, जबकि प्राइमरी डेफिसिट बोरिंग रिक्वायरमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दिखाता है। और इसके साथ ये चैप्टर होता है आपका खत्म। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो क्लास मैंने आपको अभी बताए उस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर। फॉर्मूले आपको सब कुछ क्लियर है। टोटल रिसीट, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, रेवेन्यू टैक्स प्लस नॉन टैक्स, टैक्स डीटी प्लस आईडीटी, कैपिटल के अंदर रिकवरी ऑफ लोन, डिस्बर्समेंट बोरिंग, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाकी रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, और इसी से बनते हैं कई सारे क्वेश्चंस। तो आओ जरा क्वेश्चन करते हैं, कि करके आप भी बनाओ मेरे साथ पहला क्वेश्चन, और फिर चलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, फिर चलेंगे बीओपी पे। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला, आप पहले फॉर्मूला जरूर लिखना, ध्यान रखना फॉर्मूला जरूर लिख के करना। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपको देखो दे रखा है 80, रेवेन्यू रिसीट्स आपको नहीं दिया तो टैक्स प्लस नॉन टैक्स को ऐड कर दो, 47 प्लस 10 57, तो 60 70, 23 आ गया आपका आंसर। दूसरा आपको निकालना है फिस्कल डेफिसिट। बेटा फिस्कल डेफिसिट जो होती है ना वही हमारा बोरोइंग्स है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, वो है 32, ठीक है। तीसरा होता है आप लिख लें इज इक्वल टू बोरोइंग्स। प्राइमरी डेफिसिट आपको निकालना हो तो फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट, फॉर्मूला जरूर लिखना, तो आपके आ गया प्राइमरी डेफिसिट। तो ये तीनों आपको निकालना था, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। ओके तो अब अगर आपको रेवेन्यू रिसीट नहीं दिया था तो आपने टैक्स प्लस नॉन टैक्स को ऐड कर दिया। ओके हो गया क्लास यहां तक अच्छे से। नेक्स्ट आपको यहां पे भी रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी निकालना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? शॉर्ट में मत लिखना, डिटेल में लिखना। मैंने पहले ही बताया था अकाउंट्स में टाइम की कमी पड़ती है, इको और बीएसटी में टाइम की कमी नहीं पड़ती, कोई एब्रिविएशन यूज मत करना, सब कुछ अच्छे से पूरा पूरा लिखना, शॉर्ट नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया 100, और फॉर्मूला भी जरूर लिख के चलना। रेवेन्यू रिसीट्स आ गया 80, तो रेवेन्यू डेफिसिट आ गया 20। अगला है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग, लेकिन यहाँ पे बोरोइंग नहीं दिया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कैसे निकलेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर आएगा 100 प्लस आपका 110 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो है 80 माइनस कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग से 95। तो अगर मैं इसको देखूं सॉल्व करके तो भैया कितना आएगा? करो जरा इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। कैलकुलेट, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अब कैलकुलेटर हो गया है मस्ट, क्योंकि कैलकुलेटर अब अकाउंट्स का देखो पेपर चला गया तो कैलकुलेटर हो गया भैया गायब, या मुझे दिखना ही बंद हो गया। चलो कोई नहीं, मैं खुद ही इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया 100, ये हो गया 210, 9 8 17, 210 में से माइनस करेंगे 175, तो ये 25 हो गया, 200 प्लस 35 आ गया जी, ठीक। आप देख लेना सही है गलत है। तो यही जब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना तो छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर चाहिए होता है, तभी मैं कहता हूँ आप लोग मत यूज़ किया करो 12th लेवल तक, बाद में तो मिलेगा ही आपको। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया? 35 आ गया, माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट, कितना इंटरेस्ट पेमेंट है? 10, 35 माइनस 10 कर दोगे तो आंसर आ गया 25, ठीक है।
ओके तो इस तरीके से ध्यान रखना, क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछा जाता है। वेरी इजी, बहुत आसानी से फॉर्मूला लिख के आप लोग बना लोगे। मूविंग टू क्वेश्चन थर्ड, फाइंड बोरोइंग्स। आपको बोरोइंग निकालना है। इंटरेस्ट 15,000 है, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट वो कितना है, 15,000 है नेट इंटरेस्ट पेमेंट। और ये जो 15,000 है ये 25% है किसका, प्राइमरी डेफिसिट का। लाइन को ढंग से पढ़ना, कंफ्यूजन में मत आ जाना। 15,000 जो है वो 25% है प्राइमरी डेफिसिट का, तो प्राइमरी डेफिसिट आ गया 60,000 का। आपको निकालना है बोरोइंग। बोरोइंग को क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा बोरोइंग को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान समझना। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट, ये नया फॉर्मूला नहीं है, वही पुराना फॉर्मूला है। प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। क्योंकि प्राइमरी का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इधर लिया होगा तो प्राइमरी प्लस इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। तो प्राइमरी आपका निकल गया 60,000 और इंटरेस्ट जो है दे रखा है 15,000, तो 75,000 जो आ गया आपका वो क्या आ गया, फिस्कल डेफिसिट 75,000। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिस्कल डेफिसिट आ गया 75,000। नाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट, बजट चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया अच्छे से। अब चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ऑल्दो बीओपी में छोटा मोटा कुछ न्यूमेरिकल है जो कि मैक्सिमम 1 मार्क, हाँ 1 मार्कर के अंदर ही आता जाता, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिस रेट पे आप फॉरेन करेंसीज को खरीदते या बेचते हो। फॉरेन करेंसी का जो भाव होता है, जो रेट होता है, उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। डॉलर का जो भाव है, $1 83 रुपए का है, तो ये जो रेट है इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। और $1 में कितना डॉलर मिलेगा, 1/83। अब तो ये 90 तक पहुंच गया लगभग, तो 1/90 समझ लो। ये रेट हमेशा चेंज होता रहता है और डिपेंडिंग अपॉन कि आप डॉलर की कितनी डिमांड करते हो, कितनी सप्लाई है। तो जो भी प्राइस आपने पे किया है डोमेस्टिक करेंसी में, इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, $1 को पाने के लिए जो भी आपने डोमेस्टिक करेंसी में रुपए पे किया है, दैट रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये 3 टाइप का होता है, पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम, और तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग, जो दोनों का मिक्स है, जो कि हाइब्रिड है। बैंकिंग चैप्टर के अंदर मैंने कहा था मैनेज फ्लोटिंग हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज में, तो अच्छे से यहाँ पे उसको लिंक करना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो रेट ऑफ एक्सचेंज है जहां पे हर कंट्री की गवर्नमेंट अपना करेंसी का रेट फिक्स करती है, ठीक है। सरकार सेट करेगी कि हमारी कंट्री की करेंसी आप कितने में लोगे। तो पुराने जमाने में जो करेंसी सरकार सेट करती थी, करेंसी की वैल्यू वो गोल्ड में सेट करती थी, इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 1920 से पहले हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू ना गोल्ड में सेट करती थी कि भैया आपको अगर हमारी करेंसी चाहिए तो इतना गोल्ड देना पड़ेगा। हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में सेट कर दिया कि अगर आपको हमारी करेंसी चाहिए 2 ग्राम गोल्ड, हमारी करेंसी चाहिए 1 ग्राम गोल्ड, हमारी करेंसी चाहिए 4 ग्राम गोल्ड। तो अगर आपको किसी भी कंट्री करेंसी चाहिए तो आपको गोल्ड देकर उस कंट्री करेंसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या फिर मिंट पैरिटी। लाइक एक यूके पाउंड जो है 4 ग्राम गोल्ड है और एक यूएस डॉलर जो है वो 2 ग्राम गोल्ड है, सेट कर दिया तो 1 पाउंड में आप $2 को खरीद सकते हो, ओके। उसके बाद आया ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इस समझौते के अकॉर्डिंग, ब्रिटेन वुड्स ट्रीटी समझौते के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा, डॉलर को प्रायोरिटी दे दी। इसको बोलते हैं एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जहां पे हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में ना रख के डॉलर में रखने लगा। अमेरिका को शुरू से ही शौक है कि भैया हम सुपर पावर है, सब अपने अकॉर्डिंग चले, तो किसी के भी फटे में टांग अड़ाना हो या फिर जन कल्याण काम करना हो, अमेरिका करता है। तो अमेरिका ने बोला भैया आप डॉलर में सेट कर दो, वहां पे समझौता हो गया, लोगों ने साइन कर दिया, कंट्री ने साइन कर दिया, तो डॉलर को कॉमन एक्सचेंज मान लिया गया। कोई भी, तभी आज हम डॉलर का ही नाम जानते हैं। किसी और से पूछो 4 करेंसी का नाम बताओ, तो डॉलर सबको पता है, रुपया सबको पता है, बाकी किसी करेंसी का कोई लेना देना है नहीं। तो डॉलर, अगर आपको कोई भी करेंसी चाहिए, हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू यहां गोल्ड में सेट करती थी, तो यहां डॉलर में सेट करती थी। तो आपको डॉलर चाहिए, और ये फैक्ट है, आज भी आप किसी भी देश में घूमने जाओ, डॉलर लेके चले जाओगे तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। भारत पाकिस्तानी रुपया लेके जाओगे तो भैया कोई पूछेगा भी नहीं। मतलब ये हार्श रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पे नकली बहुत हो जाता है ना, नकली कर देते हैं लोग, तो वो डरते हैं। बट डॉलर जो है वो कॉमनली एक्सेप्टेबल है। दूसरा जो है
वो है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये वो एक्सचेंज रेट सिस्टम है जहां पे हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को सेट नहीं करता। यहां पे मार्केट में होने वाली उस करेंसी की डिमांड और उस करेंसी की सप्लाई कितनी है वो डिसाइड करेगा कि भाई एक्सचेंज रेट क्या होगा। डॉलर कितने का बिकेगा, डॉलर की डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करेगा। रुपया कितने का जाएगा, उसकी डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करेगा। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। यहां पे सरकार के पास कोई कंट्रोल नहीं है, मार्केट में होने वाले डिमांड और सप्लाई फैक्टर पे रेट डिसाइड किया जाता है। और ये इस तरीके से रेट डिसाइड, ये डिमांड ये सप्लाई, इस तरीके से रेट डिसाइड होता है। जहां पे डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होता है उस रेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ये जो भी रेट होगा यहाँ पे उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। अगला आता है मैनेज फ्लोटिंग, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। ये वो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जहां पे एक्सचेंज रेट तो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही डिसाइड होता है, यानी मार्केट इसको डिसाइड करेगी। लेकिन जब डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, डेप्रिशिएट मतलब कमजोर हो जाएगी, गिरता चला जाएगा वैल्यू, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेन करेगा टू सम इन्फ्लुएंस ऑन द एक्सचेंज रेट सो दैट इट रिमेन्स विद इन द डिजायर लिमिट। ध्यान समझना, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरती चली जाएगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी वैल्यू को क्या करेगा, इंपैक्ट डालेगा। इसीलिए उसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। यहां पे आरबीआई सेल करता है फॉरेन एक्सचेंज को इन इंटरनेशनल मनी मार्केट सो दैट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस। मैनेज फ्लोटिंग जो है वो हाइब्रिड है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का। एक्चुअली होता क्या है, किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ेगी तो उसका प्राइस कम होगा, तो आरबीआई क्या करता है ना, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देता है। और आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी रहती है सारी की सारी, तो आरबीआई मार्केट में फॉरेन करेंसी को निकाल के लेके आता है, रिजर्व से निकाल निकाल के। फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट जो है वो लिमिट के अंदर आता है। किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ेगी तो वो लिमिट के अंदर आएगा। अब एनसीईआरटी क्या कहता है, क्योंकि सच में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कहता है अंडर दिस सिस्टम also called dirty floating, central bank intervene to buy and sell of foreign currency in an attempt to moderate the exchange rate movements whenever they feel that such actions are appropriate. Official reserve transactions are therefore not equal to zero. तो ये official reserve जो इनके पास रहता है उसमें से वो क्या करते हैं, पैसे को निकालते या डालते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं dirty floating या managed floating, जो तीसरे टाइप का exchange rate system है। अब बात करते हैं जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसके फायदे घाटे क्या है। तो पहला फायदा, रेट स्टेबल है, रेट चेंज नहीं होता है। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, रेट बढ़ता घटता नहीं है इसलिए। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं, सट्टेबाजी कुछ नहीं होती। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल होता है, क्योंकि भाई इस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गोल्ड ब्लॉक हो जाता है। आपको गोल्ड चाहिए करेंसी के लिए और नोट छापने के लिए भी गोल्ड चाहिए, तो अगर आपने बाहर की करेंसी खरीदनी है तो आपको गोल्ड देना पड़ेगा। सारा पैसा तो वहां जा रहा है, सारा गोल्ड तो बाहर की करेंसी खरीदने में जा रहा है, तो हम आरबीआई को गोल्ड नहीं दे पाते, आरबीआई नोट नहीं छापता, आरबीआई को गोल्ड रिजर्व देना पड़ता है नोट छापने के लिए। तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, नोट छपता नहीं तो पैसा, महंगाई बढ़ती नहीं। लेकिन घाटा क्या है, बहुत सारा गोल्ड चाहिए। रेट कैसे सेट करेंगे, कोई बार कोई कंट्री इल्जाम भी लगाती है इस कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी है घटा दी। जैसे जो चीज़ जरूरी है, क्रूड ऑयल है ना, इराक है, ईरान है, इजराइल है, और जो भी अरब कंट्रीज हैं है ना, सऊदी अरब हो गया, उनसे हम लोग तेल लेते हैं। तो वो चाहे तो अपनी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो हमारी मजबूरी है, तेल तो चाहिए, तेल नहीं रहेगा ट्रांसपोर्ट ठप हो जाएगा कंट्री का, तो और चीज़ें पहुंचेंगी नहीं, लोग भूखे मर जाएंगे। तो भाई ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे डिसाइड करेंगे, तो कंट्री ऐसा भी हो सकता है ना, फायदा उठा ले चीज़ों का, तो ये इसकी डीमेरिट है। लेकिन आजकल ये चलता ही नहीं, आजकल फ्लेक्सिबल चलता है। इसका फायदा ये है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम रेट का पता चलता है, जहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज बराबर है, वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है। यहाँ पे कोई गोल्ड की जरूरत नहीं है, मार्केट फ्री है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का। तो यहाँ पे जो डीमेरिट थी वो इसकी मेरिट होगी, अब यहाँ पे जो मेरिट था वो इसका डीमेरिट हो गया। स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो गई, इंस्टेबिलिटी है ना, कुछ भी रेट अप नीचे हो सकता है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, सस्ते में खरीद के लोग महंगा बेचते हैं, सट्टेबाजी भी चलती है इसके अंदर। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बन जाता है कि सारा का सारा गोल्ड सरकार का पड़ा है नोट छापने के लिए, क्योंकि कोई गोल्ड रिजर्व देना नहीं है अब आपको करेंसी खरीदने के लिए। और फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, बाहर से लोग आते हैं ना, डरते हैं कि रेट कहीं बढ़ ना जाए, घट ना जाए, और तो उनको फायदा ये रेट हमारा तो कमजोरी हो रहा है रुपया डॉलर कंपेरिजन में, बट फिर भी ये रिस्क रहता ही है, क्योंकि रेट फ्लेक्सिबल है ना, तो डर रहता है कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। तो ये हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम के मेरिट और डिमेरिट। अगला, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हो आप, और क्या क्या सोर्सेस है ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड। तुम्हें डॉलर क्यों चाहिए, तुम्हें डॉलर चाहिए बाहर कंट्री से सामान खरीदने के लिए, बाहर कंट्री से एसेट खरीदने के लिए, लैंड बिल्डिंग स्टॉक, घर खरीदने के लिए बाहर कंट्री में, इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करने के लिए, बाहर कंट्री में तुम्हारा दोस्त है, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी देने के लिए, और फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है फॉरेन टूर को लेने के लिए। अगर ये सारी चीजें होंगी तो तुम्हें डॉलर की याद आएगी। तुम्हें घूमना होगा अमेरिका में तो तुम याद करोगे भाई कहां पे मैं रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराऊं, क्योंकि वहां पे तो रुपया दूंगा नहीं मैं, वहां तो मुझे डॉलर खर्च करना है, तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, आप डॉलर की डिमांड करोगे। फॉरेन एक्सचेंज
एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो कम करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ाएंगे। ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये हो गया डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट देखो बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड हम ज्यादा करेंगे। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट से क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब इसका सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज कब आता है हमारे पास, तो कब आएगी फॉरेन करेंसी, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज इज सप्लाइड। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, जब बाहर से हमारी कंट्री में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम बाहर कंट्री को सामान बेचेंगे, सर्विसेज देंगे, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी हमें मिलेगा, और जब टूरिस्ट हमारी कंट्री में आएंगे तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा। और फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन करेंसी की सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। $1 मान लो 50 रुपए का है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, मान लो 60 का हो गया, तो हमारे पास जो सप्लाई आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि भी सस्ता हो गया, उनके लिए यहाँ से सामान खरीदना सस्ता हो गया, तो वो हमारे यहाँ से ज्यादा सामान खरीदेंगे, अल्टीमेटली हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। तो फॉर जैसे रेट घटाते हैं दुकानदार तो सेलर की सेल बढ़ जाती है ना, सामान सस्ता करते हैं सेल बढ़ जाती है, उसी तरीके से क्लास यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जब बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सेम टू सेम वही जो आपने क्लास 11th में डिमांड सप्लाई के अंदर पढ़ा था। तो ये रहा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज घट गया तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई घट गई। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस में और सप्लाई में। अच्छा, मैं तुमको एक ज्ञान की बात बताता हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उस चीज की डिमांड कम होगी, तो कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में, प्राइस और डिमांड में। तुम लोगों को ऐसे ही लगता है, लेकिन अगर किसी भी चीज की डिमांड कम होगी, कोई भी चीज अगर आप डिमांड कम करोगे, नहीं खरीदोगे, तो उस चीज का जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों घट रहा है। यहाँ पे अपोजिट था, इनवर्स था, यहाँ डायरेक्ट है। देखो, प्राइस का असर डिमांड पे इनडायरेक्ट होता है, लेकिन डिमांड का असर प्राइस पे क्या होता है, डायरेक्ट। क्या इस बात से सहमत हो आप? अगर आप किसी चीज की डिमांड नहीं करोगे तो सस्ता बिकेगा, किसी भी चीज की डिमांड अगर ज्यादा करोगे, गर्मी आने वाली है, तुम ज्यादा डिमांड करोगे एसी की, तो एसी महंगा बिकेगा। जिस भी हीरो की तुम ज्यादा मूवी देखना चाहते हो उसका रेट देखो, महंगा आएगा, फिर वो महंगा पैसा लेगा, ज्यादा पैसा लेगा। तो डिमांड का प्राइस के साथ हमेशा डायरेक्ट होता है, लेकिन प्राइस का इंपैक्ट डिमांड पे हमेशा इनवर्स होता है। तो कई बार बच्चे से कंफ्यूज होते हैं, तो बी केयरफुल। मैंने बोला प्राइस का इंपैक्ट डिमांड पे इनवर्स है, बट डिमांड का इंपैक्ट प्राइस पे क्या होता है, डायरेक्ट है। ठीक है, तो सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस के साथ। अच्छा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है, ये ओआर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, जहां पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज बराबर है। अब आते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पे, जिसका नाम है डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी कमजोर हो गई, सेम इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, एप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी करेंसी हो गई कमजोर और उनकी करेंसी हो गई ताकतवर, तो इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या इसी चीज को क्या बोलेंगे, एप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। इट रेफर्स टू फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। $1 पहले 83 का था, अब 85 का हो गया, यानी कि हमें $1 खरीदने के लिए पहले 83 रुपए देने पड़ते थे, अब हमें 85 रुपीज देने पड़ेंगे। यानी हमारी करेंसी कमजोर हो गई, जिसकी वजह से हम ज्यादा पैसे उनको दे रहे हैं। अब सवाल यह है, ये जो है इस किसकी वजह से हुआ ये, और इसका इंपैक्ट क्या होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इंप्लाइज, इसको इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। एक्सचेंज रेट बढ़ गया, यानी पहले भैया 1 का 83 देना था, अब 85 देना है, आई थिंक आजकल 89 या 90 देना है। Increase in exchange rate implies that price of foreign currency in terms of domestic currency has increased. फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ गया डोमेस्टिक करेंसी के कंटेक्स्ट में, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और सेम इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी करेंसी कमजोर हो गई तो उनकी करेंसी ताकतवर हो गई। सवाल सर ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा हो गया कि $1 को पहले 83 रुपए में खरीदते थे, आज वो 85 रुपए मांग रहे हैं सेम डॉलर के। What is the reason behind this? तो सबसे पहला इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो मेरा डिमांड, ये सप्लाई, ये आ गया इक्विलिब्रियम रेट, मान लो 83 रुपए है। अब आप फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा कर रहे हो, तो नया डिमांड सप्लाई को देखो यहाँ कट करता है, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट नया वाला ये बन गया, तो आप देखोगे आर से आर डैश हो गया। आपने पढ़ा भी होगा ना प्राइस डिटर्मिनेशन माइक्रो के अंदर, तो आर से आर डैश हो गई, 83 से हो गई 85। तो अगर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा करोगे या फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारे पास कम आएगी, तो एक्सचेंज रेट पक्की बात है क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे देखो ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, ये आ गया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज,
ये रहा डिमांड आपका, ये रहा सप्लाई, आ गया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर सप्लाई कम होगी, सप्लाई पीछे की तरफ जाएगी, तो ये नई सप्लाई डिमांड को यहाँ कट करेगा, तो ये डिमांड और सप्लाई देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ईडास आ गया, तो देखो रेट आपका मान लेते हैं 83 से बढ़कर क्या हो गया 85। तो दो रीजन है इसका, डिमांड का बढ़ना या सप्लाई का कम होना। किसी भी चीज की सप्लाई कम होगी तो पक्की बात है रेट बढ़ जाएगा, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी, गर्मी में भैया आपको ज्यादा एसी चाहिए तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों रीजन है डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के। डोमेस्टिक करेंसी कमजोर हो गई, अब आपको सेम अमाउंट ऑफ डॉलर के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट क्या आएगा, या नेशनल इनकम पे इंपैक्ट क्या आएगा, ये एक ही बात है। इफेक्ट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट या नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम या एक्सपोर्ट पे डेप्रीशिएशन का क्या इंपैक्ट आएगा, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात देखो, $1 था 50 रुपए का, अब $1 हो गया मान लेते हैं 80 रुपए का। तो पहले $1 लेके आते थे, 50 रुपए की शॉपिंग करते थे, आज वो $1 लेके आएंगे, इंडिया से 80 रुपए की शॉपिंग करेंगे। उनका हमारे यहां से खरीदना हमारे लिए क्या है क्लास, एक्सपोर्ट्स है। तो जैसे ही डेप्रीशिएशन होगा ना, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, यानी कि ज्यादा माल हमारा बाहर बिकेगा, क्योंकि उनके लिए इंडिया से सामान खरीदना चीपर हो गया, वो सेम अमाउंट ऑफ डॉलर लाके ज्यादा इंडिया से सामान लेके जा सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। पर हमारे लिए इंपोर्ट करना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों इंपोर्ट क्यों मुश्किल हो जाएगा भैया, पहले हम 50 रुपए जुटाते थे और बाहर से $1 का सामान खरीदते थे। मान लो एक आईफोन खरीदना है, आईफोन अमेरिका में मिलता है $1000 का, तो मुझे 50 के हिसाब से 50,000 रुपए चाहिए थे, मैं आईफोन खरीद के लाता था। आज $10 80 रुपए हो गया, तो आज $1000, उनके यहाँ रेट 1000 ही है, उनके यहाँ 1000 ही रेट है, लेकिन 80,000 रुपए जो है हमें जुटाने पड़ेंगे, क्योंकि डॉलर 80 रुपए का हो गया, तो 80,000 रुपए हमें उनको जुटाना पड़ेगा, तब जाके तो हम आईफोन कम खरीद पाएंगे ना। कुछ लोगों का नहीं होगा बजट 80,000 खरीदने का, तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप नेशनल इनकम के साथ है। अगर आपको ये बोलता है नेशनल इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो देखना आप एक्सपोर्ट पे जो इंपैक्ट पड़ेगा, नेशनल इनकम पे भी वही इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज एक्सपोर्ट ही सेल है, नेशनल इनकम भी सेल है, मतलब सेल से ही इनकम आती है, तो एक्सपोर्ट नेशनल इनकम सेम है। तो डेप्रीशिएशन में एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट क्या होता है, घटता है। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई, पहले हमको देने पड़ते थे 85 रुपीज, अब हमको देना पड़ रहा है 83 रुपीज, तो हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो हम इंपोर्ट क्या करेंगे, अब इंपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे। हमारे लिए सस्ता हो गया बाहर से सामान खरीदना, तो ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, और एक्सपोर्ट हमारा घट जाएगा। क्यों, अब वो लोग ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे हमारे यहाँ से, क्योंकि पहले वो $1 लेके आते थे, 85 रुपए की शॉपिंग करते थे, अब वो सिर्फ 83 की शॉपिंग करेंगे, तो उनको लगेगा यार महंगा हो गया इंडिया से सामान खरीदना, तो वो कम सामान खरीदेंगे, हमारा सामान कम बिकेगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, बट हम इंपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि भाई हमारी करेंसी ताकतवर हो गई, स्ट्रांग हो गई। सिमिलरली इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम, when the price of domestic currency in terms of foreign currency increases, डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस बढ़ रही है, एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन में। यहां पे डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस बढ़ रहा है, यानी तुम लोगों को ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा हमारी करेंसी को लेने के लिए, अमेरिका वालों को। इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। दिस मींस दैट वैल्यू ऑफ रूपी रिलेटेड डॉलर हैज बीन राइजन, वैल्यू ऑफ रूपी बढ़ गई है। अमाउंट मत देखो, वैल्यू देखो, सोचो पहले 85, अब सिर्फ 83। पहले उनके एक आदमी मारने के लिए हमारे 85 आदमी जाते थे, आज सिर्फ 83 आदमी से काम चल रहा है, तो हमारे आदमी स्ट्रांग हो गए ना, तभी तो कम लोग जा रहे हैं। ओके, दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ रूपी रिलेटेड टू डॉलर हैज बीन राइजन, वी नीड टू पे फ्यूअर रूपी, हमें थोड़ा कम पैसा देना पड़ेगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ $1। इसका रीजन क्या है, सप्लाई कम, सप्लाई बढ़ गई किसी भी चीज की। देखो ये है डिमांड सप्लाई, इक्विलिब्रियम आ गया, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो नया सप्लाई डिमांड यहाँ कट होगा, तो एक्सचेंज रेट देखो जहां डिमांड सप्लाई बराबर है वहां पे एक्सचेंज रेट नीचे की तरफ बन गया, यानी रेट घट गया। पहले मान लो 85 था, अब कितना हो गया 83। या फिर डिमांड कम हो गई, हमें डॉलर चाहिए ही नहीं, हमें जब डॉलर नहीं चाहिए तो रेट अपना आप कम होगा। आज हम बाहर से बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं अमेरिका से, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है। देखो ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, इक्विलिब्रियम। अब डिमांड कम करेंगे, डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, नया डिमांड ये रहा, सप्लाई ये रहा, तो जहां पे कट होता है ई डैश, तो यहाँ देखोगे रेट जो है वो नीचे आ गया है ना, पहले 85 था अब 83 हो गया। आई क्लास बात समझ, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। रेट कम हो गया, इसमें ना रीवैल्यूएशन वाला मत लगाना कॉन्सेप्ट, पहले 85 था 83 हो गया, डेप्रिसिएशन नहीं, ये अकाउंट्स नहीं है। यहाँ पे वैल्यू देखो, पहले 85 रुपए देने पड़े, तब 83 रुपए देने पड़ रहे, हमारी कंट्री करेंसी स्ट्रांग हो गई। और इसका इंपैक्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा और इंपोर्ट क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया, एक्सपोर्ट एंड नेशनल इनकम कम होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा। तो आप देख लेना कि लैंग्वेज कैसी लिखनी है, दीज आर द वेरी सिंप्लीफाइड नोट्स, और आप इन नोट्स को आराम से इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर्स को लिखने के लिए।
अच्छा, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अगर फिक्स एक्सचेंज रेट में हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, उसको बोलेंगे डीवैल्यूएशन। और अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, सरकार करती है, और यहाँ पे मार्केट फोर्स करता है, डिमांड सप्लाई। ये फिक्स एक्सचेंज रेट में होता है, फ्लेक्सिबल में, सिंपली। तो अगर मैं बोलूं कि जो पहले होता था वो डीवैल्यूएशन होता था, आजकल पहले सरकार करती थी, करेंसी की वैल्यू जानबूझ के कम करती थी। जैसे 1991 में एलपीजी के अंदर हुआ, सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर अपनी करेंसी की वैल्यू को 18-19% कमजोर कर दिया, ताकि लोग ज्यादा सामान खरीदें यहाँ से, हमारे पास कुछ डॉलर आए। तो वो डीवैल्यूएशन है। लेकिन अगर मार्केट में अपने आप हो रहा है ना, जो आजकल हो रहा है, वो डेप्रिसिएशन है। और अगर अपने आप रेट बढ़ जाता है ना, रेट बढ़ जाता है अपने आप, तो उसको हमारा वैल्यू बढ़ जाता है डोमेस्टिक करेंसी का, उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। घट जाता है डेप्रिसिएशन। लेकिन सरकार अगर हमारी कंट्री करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दे, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन में घट रहा है वैल्यू, सरकार घटा रही है, सरकार बढ़ाएगी, तो रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन रेफर्स टू राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में होता है डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, फ्लेक्सिबल में होता है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे फॉरेन करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है। इस मार्केट का पहला फंक्शन क्या है? कि ये पूरे वर्ल्ड में फॉरेन करेंसी को ट्रांसफर करता है, इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी हेल्प करेगा, आपको उधार देगा, है ना, व्यापार करने के लिए क्रेडिट देगा, और फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क को भी कवर करेगा। यानी आप इस मार्केट में जाके ये कह सकते हो कि मुझे आज से 3 महीने बाद इतने हजार, इतने लाख डॉलर चाहिए, तो आप आज के प्राइस में से बुक कर दो कुछ चार्ज लेकर, ताकि फ्यूचर में डॉलर कितना भी महंगा हो, मुझे ये उसी रेट मिले। ये सोने की तरह से 3 महीने बाद, मान लो मेरे घर में मेरी सिस्टर की शादी है, तो मैं आप कई सारा सोना मुझे चाहिए होगा 3 महीने बाद, लेकिन 3 महीने बाद रेट बहुत ज्यादा होगा, तो मैं आज की रेट पे बुक कर लूंगा, ताकि 3 महीने बाद रेट कितना भी ज्यादा हो, मुझे झटका ना लगे, मेरा प्राइस यहाँ पे बुक हो जाए। इसको बोलते हैं हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। और 3 महीने बाद रेट कम हो गया तो फिर वो मेरा ही नुकसान है। दो टाइप के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं। सबसे पहला होता है स्पॉट मार्केट, दूसरा फॉरवर्ड मार्केट। अगर आपको डेली करेंसी चाहिए, डेली नेचर में कभी कभी करेंसी चाहिए, तो आप जाओगे स्पॉट मार्केट के अंदर, डेली नेचर ट्रांजेक्शन के लिए होता है मार्केट ये, और यहाँ पे जो रेट डिसाइड किया जाता है उसको बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट है जहां पे फ्यूचर डिलीवरी होती है करेंसी की। इट इज अ मार्केट विच हैंडल सच ट्रांजेक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच आर मींट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। ये फ्यूचर डिलीवरी है, यहाँ पे आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद डॉलर चाहिए, तो आप इस मार्केट में जाओगे, इसमें जो रेट डिसाइड होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। जैसे मैंने कहा ना, मैं बुक कर लूंगा एक पैसे देके, तो वो एक रेट होता है, उस रेट को बोलते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। तो स्पॉट मार्केट डेली नेचर का ट्रांजेक्शन के लिए, फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर डिलीवरी के लिए, वहां पे फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, यहाँ पे होता है स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर। ठीक है, तो अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अच्छे से हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी रिवीजन करेंगे, और इसके साथ अपना पूरा का पूरा मैक्रो आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज होगी 13 तारीख, आज हमने मैक्रो खत्म कर दिया अच्छे से। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा का पूरा मैक्रो अच्छे से लर्न करना है। तो मैंने आज आपको कुछ टॉप क्वेश्चन भी बताए थे, यकीन मानो उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, अपनी कॉपी में लिख लिख के 4-4, 5-5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे लिख के अपने आंसर्स खुद बनाओ, ताकि पेपर में, देखो आपको बहुत पेज नहीं भरना होता इको के अंदर, लिखना कंसाइज वे में ही है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के आता है, सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो जो आप देख रहे हो, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, वो काफी हेल्प करेगा आपको आंसर लिखने में। ठीक है, क्वेश्चन को पहचानने में कि क्या कह रहा है, किस चैप्टर से कह रहा है। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से आज इन तीनों चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, इन तीनों के तीनों चैप्टर के एमसीक्यू भी कराऊंगा, और आज हम लोग रात तक इसे खत्म कर देंगे पूरा का पूरा अच्छे से। बैलेंस ऑफ पेमेंट से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका लेना है? ओनली गुड्स का। गुड्स का मतलब फिजिकल आइटम का, जिनको बॉर्डर क्रॉस करते वक्त देखा जा सकता है, टेंजिबल आइटम्स, राइट। इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। पूरे वर्ल्ड से कितना सामान आपने इंपोर्ट किया, पूरे वर्ल्ड से कितना सामान आपने एक्सपोर्ट किया, सिर्फ और सिर्फ गुड्स, नॉट सर्विसेज, नॉट गिफ्ट डोनेशन चैरिटी, ओनली गुड्स। वो चीज कहां रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। लेकिन सिर्फ गुड्स के लिए बात करें तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड सरप्लस। ट्रेड मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल जहां पे एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। फेवरेबल जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट
बराबर है, यानी कि $100 का सामान एक्सपोर्ट किया, 100 का इंपोर्ट किया, बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस नेगेटिव में, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव में, इसलिए इसको ट्रेड डेफिसिट, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम या बैलेंस, इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये वो स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसी एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उस हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। इसके अंदर 4 कंपोनेंट है। विजिबल आइटम, जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, यही चीज बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आता है। अगला है इनविजिबल आइटम, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आता, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। फिर आता है कैपिटल ट्रांसफर्स, फिर आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को अच्छे ढंग से समझना है आपको। फिर ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन को समझना है, यही है इस चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स और ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 चीजें आती हैं। पहला है विजिबल आइटम, टेंजिबल, देख सकते हो, छू सकते हो, बॉर्डर से आ रहा है, जा रहा है, तो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम यहां पे लेंगे। इनविजिबल आइटम, जिसको देखा नहीं जा सकता, बैंकिंग, शिपिंग, कंसल्टेंसी, टूरिज्म, फूड, टूरिज्म सर्विसेज हो गया, या फिर हॉस्पिटैलिटी सर्विस, कैसी भी सर्विस हो जो हम उनको दे रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हम उनसे ले रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, हमने उनको दिया, उन्होंने हमको दिया, वो रिकॉर्ड होगा। या फिर कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे सरकार की एसेट या लायबिलिटी में चेंज आए, उसको बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। वो सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और ये अकाउंट इस तरीके से बनता है, ये होता है आपका क्रेडिट साइड, ये होता है आपका डेबिट साइड। इस तरीके से अकाउंट बनता है, ये होता है क्रेडिट साइड, ये होता है डेबिट साइड। तो 2 अकाउंट होते हैं, पहला अकाउंट होता है करंट अकाउंट और दूसरा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान रखना, क्रेडिट का मतलब प्लस होता है और डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस, डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस। प्लस कब होगा, जब डॉलर आएगा, माइनस कब होगा, जब डॉलर जाएगा। डॉलर मतलब फॉरेन करेंसी, कोई भी फॉरेन करेंसी हो। तो करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर। 3 चीजें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर, से तीनों के तीनों बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स है वो कहां रिकॉर्ड होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में, यानी वही बीओपी के अंदर आता है। क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका आधा पार्ट जो होता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट। उस करंट अकाउंट का भी छोटा सा पार्ट जो होता है वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत छोटा पार्ट है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं वो प्लस आइटम क्योंकि फॉरेन करेंसी आता है, और जितना भी इंपोर्ट करेंगे वो माइनस आइटम क्योंकि फॉरेन करेंसी हमारे देश से जाता है। तो ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर प्लस आइटम, ऑल इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर माइनस आइटम। ये आप ध्यान रखना, एक्सपोर्ट सारा का सारा प्लस, इंपोर्ट सारा का सारा माइनस। इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स लाइक मशीनरीज, विजिबल आइटम। ऑल एक्सपोर्ट्स आर रिकॉर्ड एज क्रेडिट आइटम। क्रेडिट को हम लोग बोलते हैं प्लस आइटम क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आता है, जबकि ऑल इंपोर्ट जो है वो हम डेबिट आइटम या माइनस आइटम रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमारे देश से फॉरेन करेंसी बाहर चला जाता है। तो ये होगा कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट इन बीओपी। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है ध्यान समझना, करंट अकाउंट के अंदर 3 चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। फिर हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। तो भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो हमने पढ़ लिया। अगला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ध्यान रखना, इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दैट इज इनविजिबल आइटम which is not seen as crossing the border। सर्विसेज 2 टाइप का होता है, पहला हो गया फैक्टर सर्विसेज और दूसरा क्या हो गया, नॉन फैक्टर सर्विसेज या नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के अंदर क्या आता है, इंटरनेशनल अर्निंग, जो भी आपने बाहर से कमाया है लैंड, लेबर, कैपिटल को यूज करके। नॉन फैक्टर इनकम मतलब क्या है, जो भी सर्विसेज, शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सब नॉन फैक्टर इनकम है। और जितना भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है वो प्लस आइटम है क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी हमारे देश के अंदर आएगा, और जितना भी इंपोर्ट है वो सब आपका माइनस आइटम है क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी हमारे देश से चला जाएगा। ऑल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर प्लस आइटम, जबकि ऑल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज माइनस आइटम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगला है करंट अकाउंट ऑफ बीओपी का तीसरा कंपोनेंट यूनिलैटरल ट्रांसफर, वन साइडेड पेमेंट, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, जिसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता। गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी दोगे तो डॉलर जा रहा है माइनस आइटम, लोगे तो डॉलर आएगा प्लस आइटम। प्लस का मतलब क्रेडिट, माइनस का मतलब डेबिट। ओके,
अगला है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कंपोनेंट यहां से भी 1 मार्कर पूछा आ सकता है, ध्यान सुनो क्या है। तो जो करंट अकाउंट है इसके अंदर आएगा गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सॉरी नेट फैक्टर इनकम, जो काम करके लेबर लोगों से जो पैसा मिल रहा है आपको, है ना। इन्वेस्टमेंट इनकम भी इसके अंदर आता है, और ये आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, लेबर, लैंड, कैपिटल, है ना। कैपिटल पे तो इन्वेस्टमेंट इनकम आता है, इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो वो भी करंट अकाउंट का पार्ट है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट अगर मिल रहा है लोन पे तो वो आपने किसी को लोन दिया उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, करंट अकाउंट का पार्ट है। नॉन फैक्टर इनकम, शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, ये सारी चीजें नॉन फैक्टर इनकम है। दोनों ही केस में फॉरेन करेंसी आएगा प्लस, जाएगा तो माइनस, आएगा प्लस यानी क्रेडिट, जाएगा माइनस यानी कि डेबिट। तो ये ध्यान रखना, करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट, नॉन फैक्टर इनकम और नेट, नॉन फैक्टर इनकम और नेट फैक्टर इनकम। तो ये हो गया फैक्टर इनकम, ये हो गया नॉन फैक्टर इनकम। ट्रांसफर पेमेंट, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ये सारी चीजें, तो ये तीनों के तीनों किसके अंदर आता है, करंट अकाउंट के अंदर आता है। और इन तीनों का वैल्यू जोड़ेंगे, चाहे विजिबल हो, इनविजिबल हो और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो, इन तीनों का वैल्यू जोड़ेंगे तो आएगा करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। इस यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को उन्होंने ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर ले लिया, ठीक है, एक ही बात है, यूनिलैटरल ट्रांसफर से ट्रांसफर पेमेंट। अच्छा, अब करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या होता है, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर ज्यादा है, ठीक है, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। और करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा है किसका, इन तीनों का, यहाँ पे एक्सपोर्ट कम है किसका, इन तीनों का, तो वो करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। ओके, A country has current account deficit when its import are more than export. तो import ज्यादा है इन तीनों चीजों का और किसी का नहीं। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट में गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब विजिबल, इनविजिबल और ट्रांसफर पेमेंट रिकॉर्ड होती है, जबकि कैपिटल अकाउंट के अंदर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है किसी भी रेजिडेंट के और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, जहां पे कोई ना कोई एसेट या लायबिलिटी में चेंज आया है, वो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। इसके अंदर तीन चीजें रिकॉर्ड होती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान रखना, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक एरर ओमिशन भी आता है, हम उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, देखो बाहर कंट्री से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आया प्लस, इंडिया से बाहर कंट्री में हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको बोलते हैं माइनस आइटम, ठीक है। क्यों, बाहर कंट्री से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा तो पैसा आया, डॉलर आया प्लस, और हम अगर बाहर कंट्री में एक रेजिडेंट अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है माइनस आइटम, नॉन रेजिडेंट इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो प्लस आइटम। नॉन रेजिडेंट मतलब बाहर, इंडिया से बाहर का बंदा इंडिया में आके पैसे लगा रहा है, तो क्या हो गया हमारा प्लस आइटम। लेकिन इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर बाहर से कोई इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है या इंडिया से हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, उस पर हमारा कंट्रोल है, इट्स ऑल अबाउट नेक्सस, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। हम जिस एसेट को बाहर कंट्री में खरीद रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल है, तो एफडीआई। लेकिन अगर हम सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, तो शेयर्स का जो परचेज सेल होता है वो होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपने किसी बाहर कंट्री की कंपनी के शेयर्स खरीदे, माइनस आइटम, क्योंकि आप पैसा दोगे, डॉलर दोगे, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, और बाहर कंट्री वालों ने इंडिया से कोई शेयर खरीदा तो वो डॉलर देंगे हमें, हमारे पास पैसा आएगा, यानी डॉलर आएगा, तो वो प्लस आइटम है, डॉलर जाएगा तो माइनस आइटम। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सिक्योरिटीज में की जाती है, जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन एफडीआई के अंदर हमारा कंट्रोल है, हमने कोई जमीन खरीदी, हमारा कंट्रोल है, हमारी मर्जी कितने में बेचे। लेकिन शेयर्स आप अपनी मर्जी थोड़ी बेचोगे, शेयर्स तो मार्केट डिसाइड करेगा ना प्राइस क्या होगा। ओके, अगला है बोरोइंग। आपने कहीं से भी उधार लिया, कमर्शियल बोरोइंग, बोरोइंग लिया तो प्लस या क्रेडिट आइटम, उधार किसी को दिया तो पैसा जाएगा माइनस या डेबिट आइटम। तो बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ लो, बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बोरोइंग लो, कैसा भी बोरोइंग, बाहर से उधार ले रहे हो प्लस आइटम, बाहर वालों को आप उधार दे रहे हो तो माइनस आइटम। तीसरा है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान से समझना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर आपने एक्सपोर्ट किया $5 का और इंपोर्ट किया $4 का, तो अभी भी आपके हाथ में $1 बच जाता है। आपने एक्सपोर्ट किया, हाथ में आ गया $5, पेमेंट कर दी 4 की, 4 का इंपोर्ट किया, 1 बच गया, तो उसको बोलते हैं एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है।
एडिशन टू, उसको हम क्या करें, गुल्लक के अंदर डालें, ये हमारा गुल्लक बन गया, ठीक है। इस गुल्लक के अंदर हम इस पैसे को डाल देंगे, तो एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये हमारा चला गया माइनस आइटम, या इसको डेबिट आइटम बोलते हैं। हम मानेंगे जब हमारा पैसा चला गया, उस पैसे को गया कहीं नहीं, वो हमने गुल्लक में रखा है, बट हम माने ही खर्च हो गया। जैसे मैं 100 रुपए कमाता हूँ ना, तो 20 रुपए गुल्लक में डालता हूँ, मानता हूँ मैं खर्चा हो गया। कभी मुसीबत आएगी, कुछ भी नहीं होगा, तो ये गुल्लक फोड़ के मेरे को काम ही आना है, मेरा ही पैसा है, लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जी मेरा नहीं है, तो मुझे देना ही देना है किसी को, मैं जोड़ रहा हूँ पैसे इसी बहाने। और अगर आपने एक्सपोर्ट किया 4, इंपोर्ट किया 5, तो आपके पास आएगा -1 का डॉलर, कम पड़ रहा है, तो भैया आप निकालोगे, विड्रॉ करो, गुल्लक तोड़ के विड्रॉ करोगे, तो विड्रॉ करोगे तो आपके पास डॉलर आ जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम। विड्रॉन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज, एक मेंटल खेल है बस कि हम इसको अलग मान के चलते हैं, ठीक है। तो एडिशन करेंगे तो माइनस आइटम, और विड्रॉ करेंगे तो मानते हैं आ गया पैसा हमारे पास, आ गया मतलब इनफ्लो, प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम। ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व का मूवमेंट, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक एसडीआर होता है, इसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं, ये आईएमएफ की करेंसी होती है। जैसे हमारे लिए रुपया करेंसी है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पैसे देता है किसी को उधार, तो वो एसडीआर के थ्रू देता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के थ्रू। चलो बस इतना बहुत है, आई थिंक बहुत डीपली मैंने बता दिया आपको। अब कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट में दो चीजें हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। ध्यान रखना, ये भी आता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो जो इन्वेस्टमेंट्स है दो टाइप का हो गया, एफडीआई और पोर्टफोलियो, ये शेयर्स वगैरह के लिए होगा, ऑफशोर फंड्स हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, और ये सारे के सारे क्या हो गया, जो भी आपने इक्विटी मार्केट में रीइन्वेस्ट किया है, ठीक है, जहां पे कंट्रोल आपका है। बेसिकली कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कंट्रोल अगर आपका है तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो वो आपका हो गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक्सटर्नल बोरिंग, जो आपने उधार लिया है, कमर्शियल बोरिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। अगला क्या होगा, एक्सटर्नल असिस्टेंस, जैसे गवर्नमेंट एड हो गया, इंटरनल गवर्नमेंटल और मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल लोन्स, ये सब आ गया आपका एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो ये आपको सिर्फ ये बोलेगा एक्सटर्नल असिस्टेंस जो है वो कौन सा है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, पहली बात। और अगर हम बाहर वालों को दे रहे हैं तो माइनस आइटम, बाहर वालों से ले रहे हैं तो प्लस का आइटम, डॉलर आएगा प्लस, डॉलर जाएगा तो माइनस। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहां पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जीरो हो, यानी 100 करोड़ का एक्सपोर्ट, 100 करोड़ का इंपोर्ट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया आपका, इक्विलिब्रियम आ गया। इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज और आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज दोनों बराबर है, कोई भी ऑफिशियल मूवमेंट नहीं है रिजर्व का, गुल्लक से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना गुल्लक में डालने की जरूरत पड़ी, दैट इज कंप्लीटली जीरो। डिसइक्विलिब्रियम, जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा हो या एक्सपोर्ट कम हो, ज्यादा हो सरप्लस बीओपी, कम हो डेफिसिट बीओपी। अब यहां ध्यान रखना, सरप्लस बीओपी मतलब क्या है, जहां पे जो रिसीट्स है वो ज्यादा है पेमेंट से, लेकिन कौन सी रिसीट बेटा, ऑटोनोमस रिसीट। तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ऑटोनोमस रिसीट्स है वो ज्यादा होती है ऑटोनोमस पेमेंट से, जबकि डेफिसिट में ऑटोनोमस रिसीट कम होती है ऑटोनोमस पेमेंट से। अब सर ये वर्ड ऑटोनोमस कहां से आ गया, तो ऑटोनोमस पेमेंट का मतलब क्या है, साल भर में जो भी आपने ट्रांजैक्शन करा उसको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो भी आपने कुछ करा। कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, अगर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट नेगेटिव है और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव बैलेंस हेल्प कर देगा करंट अकाउंट के नेगेटिव बैलेंस की। सिमिलरली अगर नेगेटिव बैलेंस, आपको समझ आ रहा ना, करंट अकाउंट का बैलेंस घाटे में है और कैपिटल का प्लस में है, तो कैपिटल का जो प्लस बैलेंस है उससे इस नेगेटिव बैलेंस को सेट ऑफ किया जा सकता है। और अगर कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है और करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस है, तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की हेल्प कर देगा। मतलब करंट और कैपिटल में जिसमें से भी एक का नेगेटिव होगा वो दूसरा पॉजिटिव उसकी हेल्प कर देगा, ताकि दोनों को बराबर करके हम देखते हैं कि टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है। बिकॉज करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों के बैलेंस को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि भाई कितना बैलेंस टोटल है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, अच्छा बैलेंस ऑफ ट्रेड घाटे में है और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस में है, तो देखो वो भी हेल्प कर देगा, क्योंकि करंट अकाउंट बड़ा है और ये ट्रेड छोटा भाई है, तो वो भी उसकी हेल्प कर देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव में है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड उसकी मदद नहीं कर पाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बड़ा है, लाइक मैं मुसीबत में हूं तो मुकेश अंबानी मेरी मदद कर देगा, लेकिन मुकेश अंबानी मुसीबत में है तो भैया मैं तो मदद नहीं कर पाऊंगा ना। उनका करोड़, मान लो बोलेंगे 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, मेरे पास 5 लाख ही नहीं है, 5 लाख करोड़ कहां से दूंगा, तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, राइट। सो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फेवरेबल बैलेंस है उसको कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा एक और आइटम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, होता है एरर एंड ओमिशन।
बेसिकली क्या होता है, कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से बीओपी में डिफरेंस आ जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्यूरेटली। सोचो ना कितनी ट्रांजेक्शंस होती होंगी देश भर में ना, तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक थर्ड आइटम भी होता है करंट कैपिटल अकाउंट के अलावा, उसको बोलते हैं एरर एंड ओमिशन, जो बेसिकली बताता है एरर ओमिशन क्या है। तो देखो अब इसको ना थोड़ा सा रट्टाफिकेशन की तरह ही है और पूछा जाता नहीं, बट मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप तो सीयूईटी में पूछ ले तो आप अच्छे से करके चलो। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है तो ओवरऑल बैलेंस पक्की बात है जीरो से जो है कम होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। अगर बैलेंस नेगेटिव है तो रिजर्व में चेंज ज्यादा आएगा, आपको पैसे निकालना पड़ेगा। रिजर्व चेंज जो है वो जीरो से ज्यादा है, यानी कि रिजर्व चेंज जो है वो प्लस है, भैया आपको पैसे निकालना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, घाटा है। 100 आपने एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट किया है 110, तो भैया पैसे निकालना पड़ेगा, रिजर्व चेंज बढ़ाना पड़ेगा आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बैलेंस है तो रिजर्व चेंज कुछ भी नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर है, जो हमारे पास रिजर्व पड़ा है गुल्लक में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस है, यानी ओवरऑल बैलेंस ज्यादा है ना, जीरो से ऊपर यानी कि प्लस में, सरप्लस है ये जीरो से कम, माइनस में डेफिसिट, तो रिजर्व चेंज जो है कम होगा, क्योंकि भी पैसे हमारे पास आएंगे एक्स्ट्रा, है ना। ओवरऑल बैलेंस 1 से ज्यादा है, 100 का एक्सपोर्ट किया, 110 का 90 का इंपोर्ट किया, $10 बचा है, तो बचा हुआ है तो रिजर्व चेंज कम है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे बचा हुआ नहीं है, कम पड़ रहा है, तो रिजर्व चेंज क्या होगा, ज्यादा होगा। इस सिचुएशन को आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब लास्ट है ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, और हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म, इसके साथ पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म। डिफरेंस याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साल भर में जो भी ट्रांजैक्शन करते हो आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। आप सबको पता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो हमेशा बैलेंस रहेगा। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो ना, दोनों तरफ हमेशा मैच करते हो, बैलेंसिंग फिगर को गेन और लॉस में डालते हो, उसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर कोई बैलेंसिंग फिगर बचा तो उसकी फुलफिलमेंट किससे करेंगे, ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो साल भर में जितना भी ट्रांजैक्शंस आपने मुनाफा कमाने के लिए किया है, वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैच करने के लिए, इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अगर आप कोई ट्रांजैक्शन का यूज करते हो, उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। नहीं समझ आया? साल भर में एक्सपोर्ट किया 500 का, इंपोर्ट किया 300 का, तो अभी भी $200 तुम्हारे पास फालतू बचे हुए जेब में, तो इस $200 से हम क्या करेंगे, बाहर कंट्री में इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि ये दोनों जो है हम बोलेंगे लो 300 500 आया था और 500 चला गया, 300 इंपोर्ट का, 200 हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें से क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैच करते हैं जिस ट्रांजैक्शन से, उसी ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। जैसे आपने फॉरेन करेंसी से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विड्रॉ कर लिया, लोन ले लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। मैच करने के लिए, इक्वल करने के लिए एकोमोडेटिंग, और आंख बंद करके साल भर में जो भी कुछ काम कर रहे हो वो ऑटोनोमस हो गया। ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट है, आप कर सकते हो, किसी पे डिपेंड नहीं है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है करो, जो भी लोन लेना देना है करो, लेकिन ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर। तो विच ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, एकोमोडेटिंग आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोनोमस। भाई आपने 500 एक्सपोर्ट किया, 300 इंपोर्ट किया, उसी इन दोनों पे डिपेंड है ना, 200 रुपए, तभी तो 200 का बैलेंसिंग फिगर आया, तो ये हमेशा डिपेंड होगा। तो रीवैल्यूएशन गेन और लॉस जो आता है वो डिपेंड करता है क्रेडिट और डेबिट साइड के फिगर पे, तब भी आपका रीवैल्यूएशन गेन लॉस आता है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। ये करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर मैच करोगे ना, तो वो कैपिटल अकाउंट से ही मैच करोगे, यानी कि लोन, इन्वेस्टमेंट और विड्रॉन और एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो बैलेंस जो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है, मान लो 100 का एक्सपोर्ट किया, 90 का इंपोर्ट, 10 बच गया, या 100 का एक्सपोर्ट किया, 110 का इंपोर्ट किया, 10 कम पड़ गया, तो ये जो 10 बचा या कम पड़ा, या तो उसका लोन लेंगे या देंगे, बच गया हमारे पास तो लोन दे देंगे, कम पड़ गया तो लोन ले लेंगे, बच गया तो हम वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे, है ना। कम पड़ गया तो उनसे बोलेंगे तुम हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, या अगर कम पड़ गया तो निकाल लेंगे विड्रॉ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और ज्यादा पड़ गया तो क्या करेंगे, जमा कर देंगे। समझ रहे हो बात को? तो यानी इन 3 ट्रांजैक्शंस का ही यूज किया जा सकता है बैलेंसिंग फिगर को मैच करने के लिए, है ना। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस में सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन आते हैं। ये पहले लिखे जाते हैं, इसको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम, ये बाद में लिखे जाते हैं, इसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम, क्योंकि अगर हम अकाउंट बनाएंगे ना तो ये सबसे ऊपर लिखे जाते हैं, ये लास्ट में लिखा जाता है मैच करने के लिए, इसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा साल भर का बैलेंस करने का, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, उसके बाद ये करंट कैपिटल, दोनों ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये अबव द लाइन, ये बिलो द लाइन, इस तरीके से डिफरेंस आप याद कर लेना।
फॉर्मूले क्या क्या है इसके अंदर? बीओटी का फॉर्मूला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ टेंजिबल्स के लिए। सरप्लस होगा तो एक्सपोर्ट सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा, डेफिसिट में इंपोर्ट ज्यादा, और इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या आता है? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस माइनस इंपोर्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन माइनस इंपोर्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। अब इसमें कई बार ऐसा बोलते हैं कि एक्सपोर्ट आधा है इंपोर्ट के, इंपोर्ट आधा डबल है एक्सपोर्ट के। इस तरीके से करके आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बोलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालो तो सब कुछ लेना, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेगा सिर्फ गुड्स को लेना, फिर सर्विस मत लेना। करंट अकाउंट बोलेगा तो गुड्स को भी लेना, सर्विस को भी लेना, और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को भी देना। जो नेट ट्रांसफर्स होता है, बाहर से रिश्तेदार तुमको पैसा दे रहे हैं ना, तो वो रेमिटेंस है। तुम्हारा रिश्तेदार बाहर है, वो पैसे दे, वो रेमिटेंस है, वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। पैसा आ रहा है तो प्लस आइटम है करंट अकाउंट का, क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास। और आप अपने रिश्तेदारों को पैसे दे रहे हो तो माइनस आइटम है, वो फ्री में दे रहे हो ना रिश्तेदारों को, तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के अंदर आएगा, ट्रांसफर्स के अंदर आएगा, ये करंट अकाउंट के अंदर आता है। तो आपको सवाल ऐसे पूछेगा ये कौन से अकाउंट के अंदर आता है बताओ, पहचानो, करंट में या कैपिटल में, डेबिट या क्रेडिट में, तो आपको उसको पहचानना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो यही है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम क्वेश्चंस बनाएंगे आज शाम को, जितने भी इसके पीवाईक्यूज हैं वो अच्छे सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, और आज खत्म करेंगे पूरे के पूरे। रिवीजन तो यहाँ खत्म हो गया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके पीवाईक्यू एमसीक्यू भी आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को, अच्छे से इसके सारे प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे। तो मुझे बताना समझ आए कि नहीं, कितना कंप्लीट हो गया, कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, सो दैट मैं आगे लाइव क्लासेस में, कल हमारी लाइव क्लासेस सुबह, तो कल हम अच्छे से इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छे लगे तो लाइक करके जरूर जाना वीडियो को।